नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 4 जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात कि जो दिव्यांग होते हैं, जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं या फिर शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यह चैप्टर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो हमने बना रखा है। आज हम चैप्टर 4 को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 4 जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शारीरिक शिक्षाएं होती है या फिर ऐसे बच्चों के लिए जो खेल कूद का व्यवस्था होता है, कैसे उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जाए, कौन कौन से खेल उनको खेलने के लिए बताया जाए। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है क्षमता क्या होता है। अक्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अक्षमता जो है वो क्षमता की कमी को कहा जाता है। किसी भी ऐसे कार्य को करने की यदि क्षमता ना हो तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। अक्षमता का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या जो व्यक्ति को उसके कार्य करने की क्षमता को बाधित करता है, रोकता है, किसी न किसी प्रकार से उसे व्यवधान उत्पन्न करता है, वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। अच्छा, अक्षमता जो है वो जन्मजात या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। अक्षमता किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकता है, मतलब जब वो शुरुआत से जरूरी नहीं है। कई बार तो अक्षमता जो है वो बचपन से भी होता है और कई बार होता है कि स्वस्थ व्यक्ति भी अक्षम अक्षम हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। किसी भी प्रकार के काम को करने की मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं रह पाती है, वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे आपने अक्षमता को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे अक्षमता के प्रकार के बारे में कि कितने तरह के अक्षमता इंसान को हो सकता है। तो सबसे पहला जो है वो कहता है शारीरिक अक्षमता। इस स्थिति में क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो इस प्रकार के अक्षमता से पीड़ित होते हैं, वो किसी शारीरिक क्षति के कारण, शरीर में किसी प्रकार के क्षति के कारण अपने दैनिक क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो अपने आप से कोई काम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अंधापन हो गया, जिसमें आंखों से रोशनी कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता। आंशिक अंधापन भी होता है, मतलब कि कम दिखाई देना। सुनने में परेशानी, कई बार बहरा लोग हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आएगा। दूसरे नंबर पे आता है संज्ञानात्मक। अब देखिए, इस स्थिति में क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो किसी क्षति के कारण, किसी नुकसान के कारण अपने दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाओं को करने में असमर्थ होता है। मतलब सोच समझ से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं उसको वो नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए परेशानी हो गया, गिनती करने की परेशानी हो गया, शब्दों का अर्थ समझने में परेशानी हो गया। ये सब चीजें क्या है? ये सब संज्ञानात्मक अक्षमता में आता है। आपको यहाँ पे शारीरिक अक्षमता और संज्ञानात्मक अक्षमता के बारे में समझ लिया। अब हम तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बौद्धिक अक्षमता। इसमें क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो होता है, जो इंसान होता है, वो किसी क्षति के कारण, किसी परेशानी के कारण न केवल दैनिक जीवन से, मतलब जो प्रतिदिन इंसान काम करता है उससे, बल्कि मानसिक क्रियाएं भी मतलब नहीं कर पाता है, अनुकूलित व्यवहार नहीं कर पाता है, सामाजिक नहीं बन पाता है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आएगा। तो अक्षमता के प्रकार में ये 3 प्रकार आपने इस स्लाइड में पढ़ लिया। अब हम आपको 2 इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में बता देते हैं। पहला है मानसिक कार्य। मानसिक कार्य में क्या-क्या आता है? तो मानसिक कार्य में पढ़ना आता है, तर्क देना आता है, चीजों को समझना, चीजों को जानना आदि जो है वो मानसिक कार्य के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर हम अनुकूली व्यवहार के बारे में बात करें, तो अनुकूली व्यवहार में सामाजिक कौशल आता है, वैचारिक कौशल का संग्रह आता है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको मानसिक कार्य और अनुकूली व्यवहार के बारे में बताया गया है।
आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अक्षमताओं के कारण क्या-क्या हैं। किन-किन कारणों से इंसान के शरीर में अक्षमताओं का विकार उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो है संक्रामक रोग के कारण हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है, यदि आप गलत दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी अक्षमताएँ वगैरह हो जाती है। कुपोषण के कारण हो सकता है, युद्ध में मारने से, मरने से, लड़ाइयों के कारण भी कई बार अक्षमताएँ हो जाती है। बीमारी के कारण, जहर के कारण, नशीले पदार्थ जो नशा करते हैं व्यक्ति, नशीले पदार्थ या फिर हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण भी इंसान के शरीर में ये तरह के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यदि सही समय पर सही बीमारी का इलाज न हो पाए, तो इससे भी इंसान के शरीर के अंदर अक्षमताएं बढ़ने लगती है। हानिकारक एवं प्रदूषित वातावरण में काम करना, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे वातावरण जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित है, हवा वहाँ का बहुत प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ऐसी जगह पर अगर आप काम करते हैं, रहते हैं, तो आपके शरीर में अक्षमताएं हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा की कमी के कारण भी इंसान के शरीर के अंदर अक्षमताएं होती है। तो ये जितने भी पॉइंट थे ये वीवीआई पॉइंट्स है, लेकिन शायद आप लोगों के दिमाग में एक बात उठ रहा होगा कि इतने सारे पॉइंट्स को आप डील कैसे करोगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अक्षमताओं के कारण को समझाइए, तो ये सारे पॉइंट्स तो आप लिख दोगे, लेकिन इसको डील भी तो करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको दो दो तीन तीन लाइन तो लिखना पड़ेगा। तो अब हम आगे की स्लाइड में हर एक पॉइंट्स को आपको डील करके समझा के बताते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट जो है अक्षमताओं के कारण में किस प्रकार कार्य करती है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है अनुवांशिक कारण। तो अनुवांशिक कारण कैसे अक्षमताओं के कारणों में आता है? तो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के कारण अनुवांशिक होती है। अनुवांशिक कारणों में यदि किसी के परिवार में बहुत समय से कोई अक्षमता सबको होती आई है, मतलब कोई ऐसी बीमारी है अक्षमता का जो दादाजी के पिताजी को था, फिर दादाजी को हुआ, फिर पापा को हुआ, तो ये हमें भी हो सकता है, इस बात की गारंटी आ जाती है। इसी चीज को हम अनुवांशिक कारण कहते हैं। तो इसका असर पड़ेगा, यह बच्चों के माता पिता से मिले असंतुलित जीन के कारण होता है, क्योंकि वो पहले से इंसान अपने एक खानदान में ट्रांसफर होता जाता है एक बीमारी दूसरे के अंदर, तो इसे हम अनुवांशिक कारण कहते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। विभिन्न अक्षमता, डिप्रेशन या बाइपोलर विकार जैसी बीमारियों के कारण ही होती है। आमतौर पर अगर देखा जाए, अगर दैनिक जीवन में देखा जाए, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना एवं इलाज करना बहुत मुश्किल है। मैंने क्लास 12th के होम साइंस में भी आपको पढ़ाया था कि अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज वो खुद अपने आप कर सकता है। कोई दवा काम नहीं करेगा, दुआ काम नहीं करेगा, कोई तंत्र मंत्र विद्या ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो एक व्यक्ति को डिप्रेशन से निकाल सके। तो यदि व्यक्ति के, मैं तो यही समझता हूँ ना कि एक इंसान के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो डिप्रेशन है, वो मानसिक तनाव है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव एक बार इंसान को अगर हो गया तो वो उसे धीरे धीरे खोखला कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सी अक्षमताएं व्यक्ति को हो सकती है। तीसरा पॉइंट इसी में है दुर्घटना। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कब, कहां और किसके साथ दुर्घटना हो जाए यह कोई नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी सड़क पे निकलता हूं ना, तो एक दो दुर्घटना मैं देखता ही देखता हूं। गलत तरीके से गाड़ी चलाना या फिर रेड सिग्नल को पार करने के कारण कई बार ऐसी ऐसी समस्याएं होती है। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा होती है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है वहीं पे तो दुर्घटना भी होगी। तो यहाँ पे जो जिंदगी जितनी बिजी होती जा रही है ना, दुर्घटना भी उतना तेजी से होता जा रहा है। तो दुर्घटना के कारण भी कई बार व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट वगैरह के कारण जो है वो अक्षमता का शिकार हो जाता है। पॉइंट हमारा कहता है कुपोषण। हमारे देश में अक्षमता का सबसे बड़ा कारण जो है वो कुपोषण है। सही समय पर सही संतुलित आहार यदि लोगों को हासिल न हो, बच्चों को हासिल न हो, किशोरों को हासिल न हो, किशोरियों को हासिल न हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है। जैसे कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, आयोडीन की कमी हो तो शरीर का वृद्धि नहीं होता, विकास ही नहीं होता, लोग बौने हो जाते हैं, घेघा रोग हो जाता है, विटामिन ए
की कमी हो जाए तो बच्चा अंधा हो जाता है, बच्चे के आँखों की रोशनी कम हो जाती है, मोटे-मोटे चश्मे लग जाते हैं। विटामिन बी की कमी है तो बच्चों का स्मरण शक्ति कम हो जाता है, बच्चा कुछ याद ही नहीं रख पाता है। तो ये सारी चीज़ें कुपोषण के कारण भी अक्षमता के कारणों में आता है। अगला पॉइंट बीमारी के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति को कैंसर, हृदयघात, मधुमेह जैसी भयंकर बीमारियां बहुत लंबे समय से उनको अगर ऐसी बीमारियां घेर रखी है तो वह किसी न किसी रूप से अक्षमता का शिकार हो जाता है, जैसे कमर दर्द हो गया, ऑर्थोराइटिस हो गया, माइग्रेन जैसी समस्या भी, अल्सर जैसी समस्या भी इन्हीं बीमारियों के कारण इंसान के शरीर के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा की कमी के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा की कमी भी अक्षमता का महत्वपूर्ण कारण है। आमतौर पर देखा गया है कि मजदूर जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह किसी भी रोग में बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई ले लेते हैं। ये हमने भी अपने जीवन में देखा है, कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो जाते हैं डायरेक्ट दवाई के दुकान पे और कहते हैं भाई सर दर्द हो रहा है दवाई दे दो। वहां पे दवाई वाला क्या करता है, पेन किलर दे देता है। दूसरा व्यक्ति गया कहता है पेट दर्द हो रहा है, उसे भी पेन किलर दे दिया। तीसरा व्यक्ति गया बोला कि शरीर दर्द हो रहा है, उसे भी पेन किलर दे दिया। मतलब यहाँ पे यदि आप डॉक्टर के परामर्श के बिना अगर डायरेक्ट दुकान पे चले जाते हैं तो वो तो पेन किलर खिला खिला के आपकी किडनी को ही खराब कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि अधिक मात्रा में पेन किलर खाने से आपकी किडनी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यही भी एक कारण है जिसके कारण ये जो मजदूर लोग हैं उनके शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है गरीबी। गरीबी अक्षमता का एक बहुत बड़ा कारण। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होते हैं वो किसी प्रकार की क्षमता होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो होती है वो गरीब लोगों को ही होती है, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे रहते हैं, ऐसी जगहों पे कार्य करते हैं जहां पर साफ सफाई की नजर से हालत काफी खराब होती है। अब गरीब लोगों के लिए कौन सा इतना बड़ा बंगला होता है, वो तो मतलब गंदे जगहों पर भी रहना, गंदगी वाले भोजन भी कर लेना। तो इन कारणों से ना गरीब लोगों के अंदर अक्षमता होने की जोखिम सबसे ज्यादा होती है। उनका आवासीय स्तर काफ़ी बुरी हालत में होता है, अर्थात जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका घर है, वहाँ भी उनकी स्थिति कुछ सही नहीं होती है, तो गरीब लोगों के अंदर अक्षमता होने की संभावना अधिक होता है। शिक्षा, साफ पीने का पानी, आवश्यक पोषक तत्व उनकी पहुँच तक नहीं होती है, मतलब ना उन्हें पढ़ाई मिल पाता है, ना उन्हें शुद्ध पानी मिल पाता है, ना उन्हें पोषक तत्व मिल पाता है, अर्थात ना उन्हें संतुलित आहार मिल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि इन मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव उनके जीवन में होता है, इसी वजह से वह कई बीमारियों से घिर जाते हैं, जो कि आगे चलकर उनके लिए अक्षमता बन जाता है। तो ये गरीबी के बारे में था। अब हम आपको संक्रामक बीमारी के बारे में बताते हैं। संक्रामक बीमारी भी अक्षमता का एक कारण हो सकता है। वायरस, बैक्टीरिया आदि भी शारीरिक अक्षमता के कारण बन सकता है। यदि एक बच्चा किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। यदि बच्चे का भली भांति ध्यान न रखा जाए तो उन्हें कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे पोलियो की दवा अगर सही तरीके से बच्चे को ना पिलाया जाए, सही समय पर ना पिलाया जाए तो उनको पोलियो होने की संभावना हो सकती है। तो ये संक्रामक बीमारियों के बारे में था। नशीले पदार्थों का सेवन, अल्कोहल जिसे हम शराब या वाइन या दारू भी कहते हैं, ब्राउन शुगर, एल एसडी आदि के सेवन से भी क्या होता है, अक्षमता हो जाती है। इन नशीली पदार्थों का सेवन करते करते क्या होता है, व्यक्ति इसके जाल में फंस जाता है, इसका आदी हो जाता है, जो कि शारीरिक मानसिक अक्षमता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अंतःस्रावी ग्रंथि रुकावट, अंतःस्रावी ग्रंथि में रुकावट होने से भी अक्षमता होने की संभावना बढ़ जाती है। इन रुकावटों के कारण बच्चों को कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक कमी आ सकती है, तो ये भी एक अक्षमता का कारण है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, कई तरह की अक्षमताओं से छुटकारा सही समय पर देखरेख करके पाया जा सकता है। आमतौर पर पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खान पान उपलब्ध न हो पाने के कारण जन्मजात में बच्चा ही मतलब जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है वो शारीरिक मानसिक अक्षमता पाई जाती है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देना मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, जो गर्भवती होती है, उनको उस समय में काफी अच्छे तरीके के
खान-पान को देखना चाहिए। काफ़ी संतुलित आहार को लेना चाहिए क्योंकि उनके पेट में पल रहा बच्चा भी उन्हीं के किए गए भोजन से स्वस्थ रहता है। यदि वो उस समय स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे के जन्म लेने के बाद कई बार देखा गया है कि वो शारीरिक, मानसिक अक्षमताओं से घिरे हुए रहते हैं। है नाभिकीय दुर्घटना। देखिए यह तो आप सभी को पता होगा 1979 तथा 1886 में अमेरिका तथा यूक्रेन में हुई नाभिकीय दुर्घटना के कारण नाभिकीय मतलब होता है परमाणु अटैक, परमाणु बम हो गया या फिर परमाणु अटैक हो गया या परमाणु विस्फोट हो गया। कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? जापान में यूएसए मतलब अमेरिका द्वारा बम गिरा दिया गया, परमाणु बम गिरा दिया गया। फैट मैन एंड लिटिल बॉय उस बम का नाम था। इस तरह से हमलों को झेलने वाले स्थानों पर आज भी इन परमाणु हमलों से निकलने वाले जो हानिकारक किरण हैं, उनका असर देखने को मिलता है। आज देखिए 1979 और 1886 और 1945 के समय के बाद की बात की जा रही है। अभी 2024 का समय है, इतने सालों के बाद भी आज वहां जन्म लेने वाला बच्चा अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, लुल्हा पैदा होता है क्योंकि वहां पे हानिकारक किरणें निकलती है। इसे हम नाभिकीय दुर्घटना कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है टॉक्सिक पदार्थ, मतलब कि जो जहरीली पदार्थ होता है इसका उपयोग। कई तरह के पदार्थों में टॉक्सिक जैसे लेड, पारा आदि पाए जाते हैं। हानिकारक रसायन पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से व्यक्ति में अक्षमता एवं शिशुओं में जन्मजात विकार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि जहरीली चीजों का खान पान, जहरीली वातावरण में रहना, जहरीले वायु का इस्तेमाल करना, तो इन सभी जगहों पर अगर आप रहते हैं तो शिशुओं में ये सब जन्मजात विकार होना शुरू हो जाएगा। इस कारणवश कुछ टॉक्सिक से मनुष्य के मस्तिष्क को भी खतरा हो सकता है। इंसान पागल हो सकता है, सुस्त हो सकता है, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, जिससे कि अक्षमता हो सकती है, यहाँ तक कि मौत भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम अगले पॉइंट में वातावरण की बात करेंगे। तेजी से बदलते पर्यावरण, प्रदूषण तथा मिलावट के कारण लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या भी कई प्रकार की अक्षमताओं का कारण बनता जा रहा है। जिस प्रकार के वातावरण में आज हम रह रहे हैं, दोषपूर्ण खाना खा रहे हैं, मिलावटी चीजें खा रहे हैं, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इससे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। और फिर क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेता है वो अक्षमताओं का शिकार हो जाता है। जीवन शैली को देख लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली जो है वो खान पान की बदलती आदतें, मोटापा, शारीरिक श्रम का अभाव, समृद्ध परिवारों में विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं का कारण बन गया। लोग आजकल फैशन के दौर में बाहर के खाना पसंद करते हैं, मोमोज खाना पसंद करते हैं, चाउमीन खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा, बहुत सारे फास्ट फूड्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान को बीमारी की तरफ धकेल रहा है। इसके अलावा प्रसव के दौरान लापरवाही, कई बार प्रसव के समय हुई किसी प्रकार की समस्या के कारण गर्भवती महिला या नवजात शिशु में अक्षमता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चा जन्म ले रहा हो उस समय यदि सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो इस कारण से भी बच्चों के अंदर अक्षमताएं देखने को मिल सकती है। तो हम बात कर लेते हैं विकार के बारे में। विकार क्या होता है? विकार को आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़ दिया जाता है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन एवं दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है, रोकता है। कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? घातक हो सकते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं। विकार का कोई समय नहीं होता, यह व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है। यदि विकार का सही समय पर पता नहीं चलता है तो यह आगे चलकर अक्षमता में बदल जाता है, लोगों के अंदर अक्षमताएं उत्पन्न कर देता है। विकार को आप बीमारी के रूप में भी जान सकते हो। विकार कोई बीमारी और बीमारी को ही हम विकार के रूप में जानते हैं। हम विकारों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। विकार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे आपको 5 प्रकार के विकार दिए हुए हैं। ADHD, दूसरा है SPD, तीसरा है ASD, चौथा है OCD और पांचवा है ODD। अब ये 5 विकार VVI पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे विकारों के प्रकार के बारे में पूछा जाता है तो वहां पे आप इन पांचों को बताएंगे। अब आपके समस्या में ये उत्पन्न हो रहा होगा दिमाग में कि अब ये पांचों विकार हैं क्या, कैसे होते हैं, तो मैं इन सभी पॉइंट्सों को एक एक करके आपको समझा देता हूं कि कौन कौन से विकार हैं और इसे
कैसे समझा जा सकता है, इसके उदाहरण क्या-क्या है? सबसे पहला जो है वो एडीएचडी है। एडीएचडी से पीड़ित व्यक्ति जो है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, बेचैन टाइप का रहेगा, कोई काम में बहुत जल्दीबाजी करेगा। उनके लिए अपने आवेग को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, हमेशा जल्दीबाजी में रहना। इसके लक्षण क्या-क्या है? एडीएचडी जैसे रोग के लक्षण हैं असंगठित होना, एकाग्रता में कमी, ध्यान नहीं देना किसी चीज पे, आसानी से विचलित हो जाना, लापरवाह रहना, गलतियां करना, एक जगह पर कम समय के लिए मतलब कि जहां पे बैठते हैं वहां पे बहुत कम समय के लिए बैठना, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को कर लेना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना, मतलब ये सारे जो लक्षण है वो एडीएचडी के अंतर्गत आता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरे में है एडीएचडी के कारण क्या-क्या है? किन-किन कारणों से एडीएचडी जैसे विकार उत्पन्न होते हैं? तो पदार्थों का हानिकारक सेवन, आनुवांशिक भी हो सकता है, मस्तिष्क की चोटें, अगर सर वगैरह में चोट लग गया है तो भी एडीएचडी हो सकता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता तथा बनावट में कमी होना, भोजन भी इसको प्रभावित करता है, कुपोषण मुख्य कारण है, समय से पूर्व जन्म लेने से भी एडीएचडी हो जाता है, मस्तिष्क के रोग के कारण भी होता है, जन्म के समय वजन में कमी होना, परिवार अनुशासन में कमी होना, कोई शारीरिक क्रियात्मक समस्या हो, तो ये सारे एडीएचडी के कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों से एक व्यक्ति के अंदर एडीएचडी जो विकार है, जो सबसे पहला है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपने एडीएचडी के कारण को सही तरीके से समझ लिया है। अब हम इसके अगले प्रकार के बारे में देख लेते हैं, जिसका नाम है एसपीडी। इस विकार में तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता जो होती है उसमें कमी आने लगती है। तंत्रिका तंत्र इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुई सूचना को प्राप्त करने में तो असमर्थ हो ही जाता है, अथवा इन्हें सूचनाओं को प्राप्त करने में भी काफी मुश्किल होता है। मतलब कि जो हमारी इंद्रियां होती है ना, जो हमें किसी भी प्रकार की सूचना को प्रदान करता है, ये काम करना बंद कर देता है। लक्षण क्या है? तो सबसे पहला है व्यवहारिक लक्षण, नंबर 1 पे आएगा व्यवहारिक लक्षण। आवाज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाना, साउंड को लेके काफी रिएक्टिव हो जाना, सुगंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाना, रचनात्मक खेलों में शामिल न होना, अकेलापन अपनाना, अकेले अकेले रहना, तो ये सारे जो है इसके व्यवहारिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसी में हमारा शारीरिक लक्षण भी है, खराब आसन तथा खराब संतुलन, खराब मांसपेशियां नियंत्रण, धीमी मांसपेशियों का वृद्धि के अलावा शरीर में किसी हिस्सों में अत्यधिक कंपन होना, थरथराना, कांपना, खराब तालमेल होना, असंतुलन होना, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो शारीरिक लक्षण में आते हैं। यदि एक व्यक्ति के अंदर एसपीडी जैसे रोग या फिर विकार को देखा जाए तो ये लक्षण के बाद आपको उसके शारीरिक लक्षण को देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला व्यवहारिक लक्षण जिसमें 3 पॉइंट्स हैं और दूसरा है शारीरिक लक्षण। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है इसमें मानसिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण। इसमें क्या होता है कि समाज से बिल्कुल कटा-कटा रहना, अवसाद होना, आक्रामकता, बहुत जल्दी गुस्सा करना, टेंशन में रहना, चिंता करना, भीड़ से डर लगना, ज्यादा लोगों के पास नहीं जाना, अचानक छूने से डर जाना, ये सारे चीजें जो हैं वो मानसिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण के अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट हमारा है एएसडी। इसमें क्या होता है? यह एक तंत्रिका तंत्र तथा विकास से संबंधित विकार है, बीमारी है। इस प्रकार के बीमारी में या फिर इस विकार में जो पीड़ित व्यक्ति होता है, किसी शब्द अथवा किसी वाक्य को बार-बार दोहराने की कोशिश करता है, बार-बार बोलता है। सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई होती है, लोगों के बीच बैठने उठने से ये लोग हिचकते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। लक्षण क्या है अगर एएसडी होता है तो? बात करने में समस्या उत्पन्न होना, भाषा से संबंधित समस्या उत्पन्न होना, आंखों से संपर्क स्थापित करने से बचना, दूसरों के नजर से नजर मिला के ये ऐसे बीमार में व्यक्ति जो है वो बात नहीं करना चाहता है। सामाजिक क्रियाओं में भाग न लेना, समाज के साथ ज्यादा तालमेल न बैठाना, बार बार दोहराने वाली क्रियाओं में व्यस्त रहना, किसी वस्तु को बार बार छूना, स्वाद, आवाज तथा गंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना, सामाजिक संपर्क स्थापित करने से बचना, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये एएसडी के विकार के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसके अलावा इसका कारण क्या क्या है? एएसडी विकार यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत होता है तो इसके क्या कारण है? अनुवांशिक कारण है, माता की गर्भवती के समय में कुपोषण होना, मतलब कि सही तरीके से भोजन न करने के कारण भी होता है, वातावरण संबंधी कारण भी, मतलब कि जो प्रदूषण वगैरह है ये भी मुख्य कारण हो सकता है, मस्तिष्क का अविकास, यदि दिमाग सही तरीके से विकास नहीं कर रहा है तो इस कारण से भी व्यक्ति के अंदर एएसडी जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओसीडी के बारे में। इस विकार में
पीड़ित व्यक्ति जो होता है अपने से संबंधित वस्तुओं को बार-बार जांचता रहता है तथा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ क्रियाकलापों को बार-बार दोहराता रहता है। जैसे बार-बार हाथ धोना, बार-बार एक ही चीज को सोचना, बार-बार अपने शरीर के किसी अंगों को खुजलाना। तो ये लक्षण है जिसमें आपको जुनूनी विचार पहले नंबर पे आता है। जैसे दूषित होने का डर कि मैं गंदा हो जाऊंगा, ये पहला पॉइंट है। अक्सर ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। जरूरत से ज्यादा धार्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ये दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है। मतलब कि ज्यादा पूजा पाठ करना, चीजों को खोने से डरना, ये तीसरे नंबर पे आता है। वहमी होते हैं ऐसे लोग, जुनूनी विचार वाले, जिसमें ओसीडी जैसे विकार होते हैं, वो काफी शंका में रहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है बाध्यकारी व्यवहार, चीजों को दोहरी जांच करना, बार बार एक ही चीजों को देखना, अपने प्यारों की कुशलता को बार बार जांचना, शब्दों को बार बार दोहराना, धोने तथा साफ करने की क्रिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना, चीजों को व्यवस्थित करने में ज्यादा ध्यान देना, अत्यधिक प्रार्थना करना, घर में खराब सामान जो होते हैं उसको इकट्ठा करके रखना। तो ये बाध्यकारी व्यवहार है। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, पहला है जुनूनी विचार, दूसरा है बाध्यकारी व्यवहार। हम बात कर लेते हैं ओसीडी के बारे में। ओसीडी के जो विकार हैं उसके क्या क्या कारण हैं। तो जैविक तत्व इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें हम न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में कमी देखते हैं, मस्तिष्क के भागों में रुकावट अर्थात मस्तिष्क के मार्गों में रुकावट होता है, अनुवांशिक तत्व के अंतर्गत मतलब जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो जाता है, ये मैंने पहले के भी पॉइंट्स में आपको बताया है। संक्रमण के कारण भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के संक्रमित होना, वातावरण संबंध में जैसे कि पर्यावरण में तनाव, प्रदूषण इत्यादियों के कारण ओसीडी जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओडीडी के बारे में। तो यह विघटनकारी व्यवहार विकार के नाम से ही जाना जाता है। इस विकार में पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो अपने चारों ओर की चीजों को बाधित करता है, जिसमें बच्चे मर्मस्पर्शी, क्रोधी, विवादी व्यवहार एवं नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। यह एक मानसिक एवं विघटनकारी विकार होता है, बीमारी होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो देखिए, तर्क देना, लड़ाई करना, दूसरों को आरोपित करना, स्वेच्छा से दोस्ती तोड़ना, बार बार आज्ञा का उल्लंघन करना, गुस्सा ज्यादा आना। तो ये सारे जो है इस विकार से पीड़ित व्यक्ति के अंदर लक्षण देखे जाते हैं व्यवहार के अंतर्गत। अब हम इसमें संज्ञानात्मक देख लेते हैं। अक्सर हताश हो जाता है, निराश हो जाना, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना, बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचना, जो मन में आए वो बोल देना, ज्यादातर हताश ही रहना, तनावग्रस्त रहना। तो ये संज्ञानात्मक में आता है। लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी है जो VVI रहेगा, पिछले साल के बोर्ड में पूछा गया था। दोस्त बनाने में मुश्किल होना, झुंझलाहट की भावना रखना, आत्मसम्मान में कमी होना, अपने मर्जी से काम करना। तो ये संज्ञानात्मक के बाद जो मनोवैज्ञानिक पॉइंट्स है उसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है विकार की प्रकृति, सामाजिक विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता में कमी होना, ये विकार की प्रकृति के अंतर्गत आता है। भाषा तथा विचारों को प्रस्तुत करने के कौशल विकास में कमी होना, विकार का संबंध तांत्रिक तंत्र से होना, एक मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक समस्या होना, गतिविधियों का पूर्ण रूप से मतलब पता न कर पाना। अधिकतर विकार सदैव नहीं रहते हैं, सही समय पर उपचार करवाने से वो ठीक भी हो जाते हैं। विकार जन्म से बच्चों में होते हैं। तो ये विकार की प्रकृति है, बीमारियों का नेचर है कि कैसे एक बीमारी इंसान, बच्चे, जवान, बूढ़े जो भी हो, उनके अंदर अपना घर बना लेता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विशेष जरूरत वाले बच्चे अथवा दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ। जो विकलांग बच्चे होते हैं जिनका शरीर सही नहीं होता, उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के क्या लाभ हैं? तो देखिए, शारीरिक सुधार इसका पहला पॉइंट है। एकाग्रता में सुधार होता है, लचक में सुधार होता है, शक्ति में सुधार होता है, सहनशीलता में सुधार होता है, हृदय संबंधी सुधार होता है, मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती है, मोटी होती है, अच्छी शारीरिक पुष्टि अच्छी हो जाता है, जोड़ों की सूजन कम होता है, तंत्रिका तंत्र के कार्य करने की क्षमता में सुधार आता है। तो इसमें जो मानसिक सुधार है उसके बारे में जान लेते हैं। मनोदशा में सुधार, सुयोग्यता के सुधार, अवसाद तथा चिंता के स्तर में कमी आती है। इसके अलावा आत्मसम्मान की बात कर लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं में भाग मतलब लेने से क्या होता है? दिव्यांग का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, इसमें बढ़ोतरी होता है। शारीरिक क्रियाओं में
भाग लेने से दिव्यांग के स्वास्थ्य के मतलब जो स्वास्थ्य होता है, उनका जो हेल्थ होता है, उसके स्तर में बढ़ोतरी होता है। उनमें विकार उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है, बीमारी होने की संभावना उनके शरीर में कम हो जाता है। व्यक्तित्व में क्या हुआ? तो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांग के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में निखार आता है, वो खुशनुमा होता है। सामाजिक लाभ क्या है इसके? तो नए अनुभव प्राप्त होना, नए दोस्त बनते हैं, आजादों का अनुभव होता है, दोषारोपण से बचना आदि उनके अंदर शुरू हो जाता है। कार्य क्षमता में बात कर लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं से भाग लेने से क्या होगा? उनके कार्य क्षमता अर्थात काम करने की जो शक्ति है, उसमें बढ़ोतरी होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीति किस प्रकार है? तो सबसे पहले तो डॉक्टरी जांच, पूर्व अनुभव, रुचि, क्षमता, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक जांच में पहले डॉक्टरी जांच में हम देख लेते हैं कि शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पूर्व दिव्यांग को क्या करवाना चाहिए? तो उनका शरीर का जांच करवाना चाहिए डॉक्टर से। उनकी शारीरिक क्षमता और अक्षमता के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो इस प्रकार के खेल को कर सकते हैं, क्रियाकलाप को कर सकते हैं, ताकि उसी के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार उन्हें वो काम करवाया जाए। पूर्व अनुभव की बात कर लें तो शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण से पूर्व दिव्यांग जो होते हैं उनके पूर्व अनुभव की जानकारी लेनी चाहिए। क्या कभी उन्होंने ऐसे खेल को खेला है? क्या कभी उन्होंने ऐसे कार्य को पहले किया है? ये सारी चीजें जो है वो पूरे अनुभव के अंतर्गत आता है। शारीरिक क्रियाओं का चयन से उनके लिए उत्तम हो सके। अब रुचि की बात कर ले तो ऐसे बच्चों को ना उनके रुचि के अनुसार गेम देना चाहिए जो उनको अच्छा लगे। ये नहीं कि उन्हें अब कोई गेम पसंद नहीं और जबरदस्ती हम उन्हें वही गेम खेलने के लिए बोल रहे हैं, तो वो उनके रुचि के अनुसार नहीं होगा। उनके रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इन शारीरिक क्रियाओं में वो पूर्ण रूप से भाग ले सके। अब हम क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए तो दिव्यांग की शारीरिक तथा मानसिक योग्यता को समझ लेना चाहिए ताकि उसकी क्षमता के अनुरूप शारीरिक क्रियाओं का चयन किया जा सके। अगला पॉइंट हमारा है रूपांतरित उपकरण। उपकरणों का रूपांतरण हमेशा दिव्यांग की अक्षमता के स्तर के अनुरूप हो ताकि वह शारीरिक क्रियाओं से उसमें भाग ले सके। रूपांतरित उपकरण भी VVI रहेगा, 1 नंबर में पूछे जाने की संभावना है इसके। अब हम बात कर लेते हैं उपयुक्त वातावरण। तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते समय इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि वातावरण उन क्रियाओं के अनुरूप है कि नहीं, उसके लायक है कि नहीं, अथवा नहीं वातावरण में क्रियाओं के जो संबंधित सभी सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब कि जो नए वातावरण हमने बनाए हैं उनके क्रियाकलापों के लिए, उनमें उनकी सारी सुविधाओं की चीजें होनी चाहिए। रूपांतरित नियम क्या कहता है? शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पूर्व उनके नियमों को दिव्यांग की योग्यता के अनुसार रूपांतरित कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज फेरबदल करना है तो वो कर लेना चाहिए। अब हम अनुदेश की बात कर लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं के दौरान दिए जाने वाले अनुदेश दिव्यांग की अक्षमता की प्रवृत्ति के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए दृष्टि संबंधी दिव्यांग के अनुदेश सुनने वाले होने चाहिए ताकि वो उन चीजों को बिना देखे भी समझ सकता है। पता चले कि अगर कोई आदमी अंधा है और उसे कोई इशारा कर रहा है दौड़ने के लिए तो वो कैसे दौड़ेगा, और कोई बहरा है उसे बोल बोल के इशारा कर रहा है तो वो कैसे सुनेगा। इसलिए उनके अनुदेश के अनुसार होना चाहिए। अंधा है तो उसके लिए उसके कानों में बोली बोली जानी चाहिए, और कोई बहरा है तो उसे इशारे करके बताना चाहिए। साधारण से मुश्किल पॉइंट्स के बारे में। शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण के समय शुरू से आगमन तक धीरे धीरे मुश्किल शारीरिक क्रियाओं की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब पहले आसान वाला कराओ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ। ये नहीं कि सबसे पहले पहले टफ ही करवा दो कि वो व्यक्ति कर ही ना पाए। सभी अंगों का उपयोग करवाना चाहिए। शारीरिक क्रियाओं को निर्धारित करते समय अधिकतर सभी अंगों का उसमें भागीदारी होना चाहिए, इस बात की आपको पुष्टि करनी होगी। अतिरिक्त देखभाल। शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पूर्व दुर्घटना से बचने वाले सभी तत्वों की समीक्षा जरूर कर लेना चाहिए। प्रकार से आपने देखा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 4 के यहाँ पे नोट्स समाप्त हो गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। चैप्टर का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। तो अब देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके एग्जाम के लिए उनकी भी मदद हो जाए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। अब मुझे इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।